अपन सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना पहला टॉपिक सोल्यूशन में मैं लेके आया हूं वेपर प्रेशर, कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। तो पहला आपका टॉपिक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे किसी भी वोलेटाइल लिक्विड को अगर अपन हीट एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा? डेफिनेटली गैस मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे उसके पार्टिकल। तो वो जो गैस मॉलिक्यूल में पार्टिकल कन्वर्ट हुए वो पार्टिकल क्या होंगे? लिक्विड की सरफेस पे क्या करेंगे? एक फोर्स लगाएंगे या प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। देखो ये कंटेनर है, इसमें वोलेटाइल लिक्विड है ए। जैसे ही आप इसको हीट एनर्जी दोगे, जैसे ही आपको हीट एनर्जी दोगे इसको, तो ये जो पार्टिकल है वो डेफिनेटली वेपर फेस में कन्वर्ट होंगे। अब ये जो वेपर फेस के पार्टिकल जब इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को क्या कहते हैं अपन? वेपर प्रेशर। तो आइए इसको लिख लेते हैं एक जगह, दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब देखो वेपर प्रेशर की कंडीशन क्या होती है। डेफिनेटली इक्विलिब्रियम में ये होल्ड करेगा वेपर प्रेशर, दैट इज रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दैट इज वेपर प्रेशर की अगर कोई कंडीशन पूछे तो आप बोलेंगे रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या होना चाहिए? रेट ऑफ कंडेंसेशन। देन मेरा वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? बिल्कुल। वेपर प्रेशर जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो आप खुद ही सोचिएगा, अगर मैं किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगी, तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो पहला पैरामीटर अगर मैं टेम्परेचर मानूं तो वेपर प्रेशर जो होता है वीपी, इसको हमेशा आज पूरे चैप्टर में अपन वीपी से डिनोट करूंगा मैं आपको। वीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चा? सर टेम्परेचर, पहला पैरामीटर। ठीक है। दूसरा आप खुद सोचिए, अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाऊंगा तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर लिक्विड टू एस्केप आउट। भाई लिक्विड का अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मुझे ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और कितनी भी मैं ज्यादा हीट एनर्जी दूंगा तो कम से कम पार्टिकल ही वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बच्चों? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स किसके बीच में? बिटवीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको एक कंपैरिजन कराना चाहता हूं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं अपन, हाइड्राइड्स लेते हैं किसके? हेलोजन फैमिली के। तो आइए मैं आपके सामने कुछ हाइड्राइड लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने HF, ठीक है, HCl, HBr और HI। ठीक है बच्चों, अगर मैं सबसे पहले आपसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं, BP बॉइलिंग पॉइंट, तो अपन ने अभी तक पढ़ के आ चुके हैं, इतने बड़े अपन हो चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सर जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा क्या होना चाहिए सर? बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर मैं बोलूं इफ वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो इस रिलेशन से अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूं या इनको कंपेयर करना चाहूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट HF की जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम होगा, फिर किसका होगा? HCl का होगा, फिर किसका होगा? HBr का होगा, फिर किसका सबसे ज्यादा होगा? HI का, क्योंकि HI का सर मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा। बट दिस रिलेशन इज फॉल्स, बॉइलिंग पॉइंट का ये रिलेशन नहीं होता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि HF के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या देखा जाता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है। इस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सब की, इसकी पूरी फैमिली से सबसे ज्यादा हो जाता है। तो सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा सर बॉइलिंग पॉइंट? सर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा HF का। देखो ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा मैं अलग पेन से लिख देता हूं, किसका हो जाएगा बच्चों? HF। तो दिस इज द राइट रिलेशन, इसको ध्यान रखेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है। क्लियर है? अब सर बॉइलिंग पॉइंट का आपने क्यों समझाया? क्योंकि बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होता है उसके इनवर्सली किसका रिलेशन होता है? सर उसी के इनवर्सली वेपर प्रेशर का होता है। तो एक लाइन लिख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? सर कम होगा। डेफिनेटली खुद ही सोचिए आप। तो अगर मैंने ये रिलेशन लिखा है फॉर बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर मैं वेपर प्रेशर का रिलेशन लिखूंगा तो जस्ट इसका क्या होगा बच्चों? अपोजिट होगा। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा सर? जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज HCl। बिल्कुल। तो HCl, फिर किसका होगा? HBr,
फिर किसका होगा HI, और जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका सबसे कम क्या होगा, वेपर प्रेशर। तो ये किसका रिलेशन है सर, ये वेपर प्रेशर का करेक्ट ऑर्डर है। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज वेरी यूजफुल। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स मैं एंटरटेन करूंगा, नेक्स्ट क्लास पढ़ाने से पहले वो डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट अपन आज का अपना टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चों राउल्ट्स लॉ, जिससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ से पहले आप बच्चों को थोड़ा सा मैं हेनरीज लॉ बताना चाहता हूं। आप सबको पता है, यहां मैं बता रहा हूं कि हेनरीज लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वैसे ये कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व या अमाउंट ऑफ गैस जितनी भी डिसॉल्व होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके मोल फ्रैक्शन के या पार्शियल प्रेशर के, सॉरी, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, तो दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू X। बस हेनरीज लॉ ये हो गया। इससे न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते, इससे ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर कभी आते हैं तो अगर आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इसके पढ़ने हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके सोल्यूशन का पूरा डिटेल थ्योरी मैंने उसमें पढ़ाई है 12th क्लास के लिए। अभी नीट प्रोस्पेक्टिव के लिए या जेई प्रोस्पेक्टिव के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अब राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट, हेनरीज लॉ बच्चों। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वो ये कहता है कि इफ अगर मेरी KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, P01 के बराबर हो जाएगी, तो मेरा पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, P01 इंटू Chi1। तो दिस इज माई व्हाट, राउल्ट्स लॉ। अब इसी को मैं ये समझाने जा रहा हूं, चिंता मत करिए, जिस बच्चे को ये P01 समझ में नहीं आया मैं उसको रिपीट करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात कर रहा हूं किसी कंपोनेंट A की या 1 की फॉर एग्जांपल ऐसे, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बिल्कुल सर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, P01 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। सर अब ये P01 क्या होगा, P01 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट A इन प्योर फेस, कंपोनेंट 1 या कंपोनेंट A इन प्योर फेस। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिए अगर मैंने कोई एक सोल्यूशन लिया, ये मेरा कोई सोल्यूशन है बच्चों, ठीक है, इस सोल्यूशन के अंदर A प्लस B दो कंपोनेंट ले लिए। फॉर एग्जांपल मैंने A मेरा मान लो मैंने ले लिया सॉल्यूट, ठीक है, और B मैंने ले लिया बच्चों सॉल्वेंट। क्या ले लिया, सॉल्वेंट। बहुत ध्यान से देखना, ए मैंने क्या ले लिया सर, सॉल्यूट, बी ले लिया मैंने सॉल्वेंट। तो अगर मैं इस सोल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ लिखना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा राउल्ट्स लॉ फॉर दिस सोल्यूशन कि टोटल प्रेशर, P टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा सर, PA प्लस PB के बराबर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये डाल्टन्स लॉ ऑफ मोल कंसेप्ट में मैंने आपको पढ़ाया था। बिल्कुल, तो PT जो या P टोटल इज इक्वल टू PA क्या हो सकता है सर, P0A इंटू काई ए, बिल्कुल, प्लस PB क्या होगा, P0B इंटू काई बी। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है तो बताइए। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। इसके अंदर सर A और B क्या होता है आपको बताया, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, P0A क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A, P0B क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B। तो आइए अगर आप चाहें तो इसको लिख देता हूं मैं हेयर, P0A क्या है, P0B क्या है, काई A क्या है और काई B क्या है। ठीक है बच्चों, तो P0A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है, और P0B क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। सर ये प्योर का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने कहा अभी सोल्यूशन A और B है, अगर मैं B हटा दूं तो सिर्फ सोल्यूशन के अंदर A ही बचेगा। उस केस के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको मैं P0A बोलता हूं। ठीक है बच्चों, ओके सर, लिख दिया मैंने। व्हाट इज काई ए, मोल फ्रैक्शन। काई ए क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। एंड व्हाट इज काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कंप्लीट एनालिसिस है आपका। ठीक है, अब सर इसके अंदर जो मेरा रिलेशन आया, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो कैसे करूंगा वो मैं अभी आपको समझाता हूं। एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड करना हूं, अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके बराबर होगा, 1। तो इस सोल्यूशन यूनिट में अपन जनरली बाइनरी कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जिसके अपन दो कंपोनेंट लेते हैं, A और B या 1 और 2 जैसा आप चाहे ले सकते हैं। तो ये राउल्ट्स लॉ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट राउल्ट्स लॉ। अब एक ग्राफिकल रिलेशन में आपको समझाना चाहता हूं कि राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, आओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, किसका, राउल्ट्स लॉ। आइए, तो क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो ये y एक्सिस ले ली मैंने, ठीक है, इसमें मैं प्रेशर की कंपोनेंट रखूंगा। क्या रखूंगा बच्चों,
फिर इसमें आप रखेंगे प्रेशर, ठीक है। ओके बच्चों, अब उसके बाद देखो इसके अंदर मैंने ले लिया मान लो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इसके अंदर मैं मोल फ्रैक्शन लूंगा, यहाँ भी एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दो, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से समझना। अब देखो ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके क्लियर है बच्चों? ओके सर क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ये मेरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मेरा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, काई ए की वैल्यू, सबसे पहले ये समझेंगे कि इस एक्सिस पे क्या लेना है अपन को, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लेना है, ठीक है, और इस एक्सिस पे प्रेशर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे इस पॉइंट पर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या है मेरा, 0 है, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ 1 मैक्सिमम हो गया, क्लियर है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपने आप क्या हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर 1 है तो यहाँ मोल फ्रैक्शन घटते घटते कितना हो जाएगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0। इधर मैंने बढ़ता हुआ मोल फ्रैक्शन सिर्फ कंपोनेंट ए का लिया है, ठीक है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाया था व्हाट पी टोटल बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ये राउल्स लॉ है या नहीं है, चेक करिए, बिल्कुल। अब पी ए जो होगा, पी ए क्या है बच्चों, सर पी ए है पी नॉट ए एक्स ए, ध्यान दीजिएगा, पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। अब देखो, अब एक्स ए की वैल्यू अगर 1 रख दूं, एक्स ए की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं फॉर एग्जांपल, तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, 0 आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल सर 0 आ गई। तो अगर 0 आ गई और इफ एक्स ए बराबर 0 तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सर 0 हो गए। तो ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा सर, यहां से स्टार्ट होगा, किसका, पी ए का ग्राफ, ध्यान देंगे पी ए का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब लीनियर ग्राफ है भाई, पी ए और एक्स ए में लीनियर रिलेशन है। अब एक्स ए जब 1 होगा, इफ एक्स ए की वैल्यू मेरी 1 है तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, सर मैक्सिमम हो जाएगी, पी नॉट ए हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। मान लो यहां पर है, मान लो पी नॉट ए, ये वैल्यू है पी नॉट ए, क्योंकि इस पे प्रेशर ले रखा है, बिल्कुल। तो ये लीनियर रिलेशन आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सर लीनियर रिलेशन आएगा, इस तरीके का, चेक करिए, इस तरीके का लीनियर रिलेशन आएगा या नहीं आएगा। पेन चेंज कर देते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, देखो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, पी ए। ये किसका ग्राफ है, पी ए का ग्राफ है, यहां लिख रहा हूं मैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ पी ए। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं दूसरी, अब बात करते हैं मान लो अलग, एक्स बी अगर 1 है, यहां पे लिख रहा हूं, दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, रेड पेन से। अगर मेरा एक्स बी 1 है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा सर, मैक्सिमम होगा या नहीं होगा। अगर मेरा एक्स बी अगर 1 रख दोगे तो पी बी की वैल्यू पी नॉट बी हो जाएगी मैक्सिमम। मान लेते हैं ए ज्यादा वोलेटाइल है तो पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है, एज्यूम किया है मैंने। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, यहां पर पी नॉट बी हो गया, यहां क्या हो गया, पी नॉट बी, ठीक है सर, क्लियर है। तो ये वैल्यू पी नॉट बी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। अब देखो जैसे जैसे एक्स बी घटेगा तो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कम होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सर डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। जब एक्स बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स बी अगर 0 हो गया तो पी बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। तो इस तरह, ये देखो 0 हो जाएगी, तो इस तरह का ग्राफ आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल चेक करो, चेक करो, इस तरीके का लीनियर डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, इस तरीके का डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा नहीं आएगा। तो ये जो ग्राफ होता है मेरा, यही क्या होता है, राउल्स लॉ होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों, राउल्स लॉ का ग्राफ है। दिस इज प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। अब सर ये तो पी ए और पी बी बनाया, अगर मैं पी टोटल बनाना चाहता हूं तो देखो पी टोटल क्या होगा, इन दोनों का सम कर दो। तो व्हाट इज पी टोटल, दिस पी ए प्लस पी बी। व्हाट इज पी टोटल बच्चों, पी टोटल क्या होगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी। ये देखो रेड ब्लैक वाला, ये जो होगा लाइन, रेड ब्लैक वाली लाइन, वो ब्लू प्लस रेड को इक्वेट करो तो दोनों का सम क्या हो गया, ये हो गया। दिस इज पी टोटल, दिस इज पी टोटल, पी टोटल दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो दिस इज द राउल्स लॉ एक्सप्रेशन। कोई भी डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है बच्चों, दिस इज राउल्स लॉ। इजी है ग्राफ ड्रॉ करना, इंपॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो राउल्स लॉ है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आप सबको समझा दिया। कोई भी डाउट है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही इजी चीज है समझने का, इसमें कुछ थोड़ा बहुत ही पार्ट है। अगर आपको ये राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो बाकी तो सब मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। लीनियर इंक्रीजिंग होगा पीए, लीनियर डिक्रीजिंग होगा, क्यों, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर कम होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट बात अगर मैं करता हूं, अभी मैंने माना था, ये मैंने केस लिया फॉर एग्जांपल 2 वोलेटाइल लिक्विड। अगर इस केस में मैंने ए और बी माना ना बच्चा, अगर मैंने माना केस 1 इसको मान लेता हूं, इन केस ऑफ 2, ये दोनों क्या है, दोनों वोलेटाइल है। क्या माना था, दोनों वोलेटाइल है। अब मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल इफ आई टेक, इन दोनों में से एक को मैं नॉन वोलेटाइल ले लेता हूं। इफ अगर मैं मानूं फॉर एग्जांपल इफ आई से कि ए और बी सोल्यूशन में से, देखना बहुत ध्यान से देखना, ये मेरा सोल्यूशन है,
इसमें ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। मान लो बी जो मेरा है वो नॉन वोलेटाइल ले लिया मैंने, क्या ले लिया, नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल लेने से सर होगा क्या, नॉन वोलेटाइल लेने से प्रेशर ऑफ बी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कभी भी कंपोनेंट जो होगा वेपर फेज में जाएगा ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ होगा ही नहीं, तो पीबी कितना हो जाएगा सर, जीरो। अब इस केस में अगर मैं राउल्ट्स लॉ लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, पी टोटल बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पीबी। बिल्कुल सर, पीबी की वैल्यू कितनी हो गई सर, जीरो, तो पी टोटल कितना हो गया सर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। होगा या नहीं होगा, चेक करो, कोई भी डाउट है किसी को, कोई भी डाउट है नहीं। तो टोटल वेपर प्रेशर इज ऑल अबाउट व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कंपोनेंट ए। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर है। अब देखो भाई एक्स ए क्या होगा, वन एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है बच्चा पार्टी, सर 1 होती है। तो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख सकता हूँ, रख सकते हैं सर, रख दो। तो पी नॉट ए एक्स ए की जगह सर ने रख दिया 1 माइनस एक्स बी। चेक करिए, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। क्लियर है। अगर मैं इधर से एक्स बी का रिलेशन निकालना चाहूँ, एक्स बी को एलएचएस में ले जाऊं, तो व्हाट इज एक्स बी, कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, सर एक्स बी आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये आ जाएगा मेरा एक्स बी की वैल्यू। चेक करिएगा कोई भी डाउट है तो, दिस इज व्हाट एक्स बी। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये मेरा क्या आ गया, एक्स बी आ गया, क्या आ गया मेरा, एक्स बी आ गया। अब समझना ये एक्स बी क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब मेरा एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई थी बच्चों, अभी आपने कहा था सर बी नॉन वोलेटाइल है, बट बी अगर नॉन वोलेटाइल हो या ना हो, दोनों केस में मोल फ्रैक्शन तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो ये वैल्यू कितनी आई थी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, वेपर प्रेशर में डिक्रीज कितना हुआ। खुद ही सोचिए, अगर किसी भी कंपोनेंट के अंदर, एक वोलेटाइल कंपोनेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट अगर मैं ऐड करूंगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हुआ ना भाई, बी नॉन वोलेटाइल था सर, आपने उसको ए में डाला, बी नॉन वोलेटाइल था सर, उसको आपने ए में डाला, तो क्या हुआ, ए का प्रेशर कम हो गया। कितना कम हो गया सर, इतना कम हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए। उस जितना कम हुआ उसको अगर मैं, ये क्या हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसको अगर मैं प्योर फेज से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी जो मेरी वैल्यू है आरएचएस में, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सर ये कैसे हुआ, अरे सोचो, ये लोअरिंग हुआ, उसको इनिशियल कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट से डिवाइड कर दिया तो यह आ गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, कई केसेस में, कई बुक्स में आप देखेंगे एनबी अपॉन एनए होगा। क्यों, क्योंकि एनबी अगर बहुत स्मॉल होगा तो इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, वो अपन न्यूमेरिकल जब आएंगे अपन उसको तब निग्लेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोई भी डाउट है किसी बच्चे को तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों, जिससे हमारे एफर्ट्स है वो बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ बच्चों, मैंने क्या किया, कैटेगराइज किया सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशन को मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया। क्या, एक सर आइडियल, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस दो टाइप के होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले बात करते हैं अपन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। क्या बात करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं सर, नाम से ही आइडियल हो, जो बिल्कुल आइडियल। तो आइडियल बच्चे की तरह, वो बच्चों, आइडियल बच्चे कौन होते हैं, जो टीचर की सारी बातें मानते हैं। वैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ की सारी बातें माने। मतलब आइडियल सॉल्यूशन आर दोस हु ओबे या विच ओबेज राउल्ट्स लॉ। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ जो ओबे करते हैं, सॉल्यूशंस दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है अभी तक तो बता दीजिएगा। ओके सर, ठीक है। इस केस के अंदर आइडियल सॉल्यूशन के केस में देखो, बहुत ध्यान से समझना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसे समझना होता है आपको। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, ए और बी, ए मान लो मेरा सॉल्यूट है, बी मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है अभी तक। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहा हूं, बिटवीन ए दैट इज सॉल्यूट एंड बी दैट इज सॉल्वेंट, हमेशा किसके बराबर होता है, ए बी, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बराबर होता है।
ठीक है, कहने का मतलब जितना सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है उतना ही सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में होगा, और उतना ही कितना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सर क्लियर है। आइडियल सॉल्यूशन के केस के अंदर इसीलिए क्या होता है, जो प्रेशर कैलकुलेटेड होता है वो प्रेशर ऑब्जर्व के बराबर होता है। जो टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे या ऑब्जर्व करोगे वो हमेशा किसके बराबर आएगा? टोटल प्रेशर जो आप कैलकुलेट करोगे। क्यों सर? इसी चक्कर की वजह से, क्योंकि आइडियल है तो फोर्सेस सेम होगा, तो इसलिए वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा आइडियल सॉल्यूशन का? सर जो आपने अभी ड्रॉ किया था ना बढ़िया सा, ऐसा का ऐसा ग्राफ आएगा आइडियल सॉल्यूशन का। क्लियर है बच्चों? तो ये था मेरा आइडियल सॉल्यूशन। अब कुछ एक बातें जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, देखो आइडियल सॉल्यूशन है तो ना तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना कोई हीट डिसिपिएट होगी, तो ना डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी? सर जीरो। नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज। ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? हमेशा जीरो। दैट इज जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। क्लियर है? तो इसका डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होगी? सर जीरो होगी। एंट्रोपी जो होगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होता है। और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सचर, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सचर हमेशा क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। ये था मेरा आइडियल सॉल्यूशन। ये सब बातें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में इसको रिवाइज कराऊंगा। इसके एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एग्जाम में ये पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। भाई आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है सर? पहला एग्जाम्पल लिखो, कौन सा है? एक जैसे दिखने वाले कंपोनेंट, ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन। ठीक है, बिल्कुल। बेंजीन की फैमिली में जाएंगे तो बेंजीन प्लस टोलुइन। ये एग्जाम्पल है किसके? आइडियल सॉल्यूशन के। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा तो डोंट वरी। अब बात करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन हो गया है क्लियर। अब नेक्स्ट है अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। पहले नॉन आइडियल होते क्या है सर? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, नॉन आइडियल, जो आइडियल नहीं होते, जो आइडियल बच्चे नहीं है, बच्चों टीचर की बात नहीं मानते। तो ऐसे सॉल्यूशन दैट डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, दैट डू नॉट ओबेज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब ओबे नहीं करते मतलब सर ये जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ नहीं आता होगा भाई, इस तरीके ग्राफ नहीं आता। तो जो टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट करते हो या ऑब्जर्व करते हो, जो टोटल प्रेशर आप ऑब्जर्व करते हो या तो वो इस वाले से ज्यादा होता है जो आपने राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग निकाला, या तो टोटल प्रेशर उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। अगर टोटल प्रेशर इससे ज्यादा हुआ, किससे? राउल्ट्स लॉ में जो आपने निकाला था टोटल प्रेशर, दैट इज पीए प्लस पीबी, अगर टोटल प्रेशर इससे ज्यादा हुआ तो कौन सा डेविएशन कहलाता है? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसी टाइप में डिवाइडेड है। दो तरीके से अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं, एक है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। तो पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब देखो पॉजिटिव डेविएशन कौन से होता है, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। इस केस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी होता है, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इसका मतलब सर सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो आप हीट एनर्जी दोगे या कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो वेपर में ज्यादा कन्वर्ट इजीली हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए ये कौन सा डेविएशन दिखाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। तो इस केस में जो प्रेशर ऑब्जर्व्ड होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है? कैलकुलेटेड से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये चीज कैलकुलेटेड से ज्यादा होता है। क्यों सर? क्योंकि इसमें ये चीज होती है कि ए बी का इंटरेक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन ए बी होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस केस के अंदर दो चीजें और लिख लो। इसके अंदर जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है और डेल्टा वी भी हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। पॉजिटिव डेविएशन में पॉजिटिव वैल्यूज दिखाता है। क्लियर है? नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं तो सर नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो ए इंटरैक्शन होता है दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट एंड बी इंटरैक्शन होता है दैट इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज वीकर देन ए बी। तो इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब कम पार्टिकल्स क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे इजीली, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए ये कौन सा डेविएशन दिखाते हैं? नेगेटिव डेविएशन। तो इस केस के अंदर जो प्रेशर टोटल ऑब्जर्व्ड होता है बच्चों वो हमेशा लेस होता है, कितना? कैलकुलेटेड से।
ठीक है, तो दिस इज द नॉन नेगेटिव डेविएशन। इस केस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बच्चा, सर लेस देन जीरो होगी, और डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, लेस देन जीरो होगी। तो ये होते हैं मेरे नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। अब अगर मैं स्टडी करूं इसका ग्राफ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं, देखो दोनों समझिएगा, नॉन आइडियल और आइडियल दोनों का समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इधर वही मोल फ्रैक्शन लेंगे अपन, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले लिया मैंने। तो एक्स ए की वैल्यू क्या थी पहले, इनिशियली 0, और एक्स से बढ़ता बढ़ता कितना हो गया था सर, 1 हो गया था। वही चीजें हैं, वही रिपीट नहीं कर रहा, आप चाहो तो एक बार बैक करके देख लीजिए। अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 होगा, और एक्स ए अगर 1 है तो एक्स बी कितना होगा बच्चों, सर 0 होगा। ठीक है, अब देखो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो आपने अभी सर ये ग्राफ बनाया था, देखिए एक तो ये बना था, ये पी नॉट ए आया था या नहीं आया था, बिल्कुल ये वैल्यू आई थी पी नॉट ए, चेक करिएगा आई थी, इंक्रीजिंग हुआ था। पी ए की वैल्यू आई थी या नहीं आई थी, बिल्कुल। और इस तरीके से आपने निकाला था पी नॉट बी, बिल्कुल ठीक है, ये आया था सर आपका पी नॉट बी। और यहां आपने निकाला था टोटल प्रेशर, ये पीटी आया था। ठीक है, दिस इज व्हाट टोटल प्रेशर। अब देखो ये क्या था, पी ए, ये था पीबी। अब ब्लू पेन से बना रहा हूं मैं किसके लिए, आइडियल के लिए। तो आइडियल का तो एज इट इज आएगा, आइडियल हो गया ये। ब्लू के लिए बना रहा हूं पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने अभी बताया था, क्या बताया था सर आपने, कि इंटरेक्शन बिटवीन ए बी बी ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर देखा जाता है तो इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है आपको, जो कैलकुलेटेड प्रेशर होता है उससे ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ बनता है, ये ब्लू वाली लाइन बनती है। ठीक है, तीनों का पी ए पी बी और पी टोटल, ये है मेरा पॉजिटिव डेविएशन। यहां लिखता हूं ब्लू लाइन मतलब हो गया पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बना रहा हूं रेड लाइन से नेगेटिव डेविएशन का। तो नेगेटिव डेविएशन का सर क्या होगा, जस्ट कम हो जाएगा। देखो इस तरीके ग्राफ आएगा, पीए की वैल्यू कम आ गई, ये पीबी की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, सर कम आ गई, और टोटल प्रेशर भी कितना हो गया बच्चों, सर कम हो गया। तो ये रेड वाली लाइन क्या है सर, नेगेटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा था, टोटल प्रेशर से अगर ज्यादा आएगा ब्लू वाला दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, टोटल प्रेशर ब्लू वाले से कम आएगा दैट इज रेड वाला इज नेगेटिव डेविएशन। रीजन बता चुका हूं, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। नहीं, एग्जाम में एक चीज और पूछते हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, एग्जांपल्स पूछते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, तो यहां पर लिख लो एग्जांपल पॉजिटिव के, ठीक है बच्चों, और यहां लिख लो नेगेटिव के। और थोड़ा सा एक याद करने का एक छोटा सा तरीका है, आई होप आपको याद हो जाए। तो देखो क्या तरीका है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो पॉजिटिव डेविएशन का कौन कौन से कंपोनेंट, क्या क्या एग्जांपल होते हैं। एक तो होता है CCl4 प्लस बेंजीन C6H6, ठीक है। एक होता है CCl4 प्लस CH3OH, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हो गया CCl4 प्लस C2H5OH। तो इसका मतलब सर CCl4 में कुछ भी जुड़ रहा है अगर, CCl4 इज द मेन रीजन बिहाइंड पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ओके। वैसे ही नेगेटिव डेविएशन का अगर एग्जाम्पल लूं तो क्या होगा, देखो CHCl3 याद रख लो, CHCl3। अगर CHCl3 में आप क्या जोड़ रहे हो, मान लो मान लो कीटोन फैमिली का कोई जोड़ रहे हो, ये आपका एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है, तो नेगेटिव डेविएशन होगा। अब देखो एनसीईआरटी में समझा भी रखा है, मैं भी समझा रहा हूं आपको। देखो CHCl3 और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन में के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए सॉल्यूशन के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने हो गए, ज्यादा हो गए। अगर सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो गए तो प्रेशर क्या होगा, कम, तो नेगेटिव डेविएशन, ऐसे याद रखो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है नेगेटिव डेविएशन का, HNO3 प्लस वाटर। अगर वाटर में कुछ जोड़ोगे तो भी नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल अगर आप लिखोगे तो आप एक काम करो, CHCl3 में है एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। एक बच्चे अगर कई बार इस बार शायद बोर्ड में या कहीं पूछा गया था, अगर CHCl3 दे रखा है और एक जगह CCl4 दे रखा है, सर वो कहां रखेंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन में रखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, प्लीज नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है सब बच्चों को, दिख रहा है ना, दिख रहा है सब बच्चों को। ठीक है, तो दिस इज नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल बताया मैंने आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन जो नीट में आया था वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये नीट का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इफ PA इज द एंड PA एंड PB, अगर PA और PB क्या है बच्चों,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है सर, ओके, एंड ऑफ लिक्विड ए एंड बी, एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A, व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, चेक करिए, ठीक है, टोटल प्रेशर पूछा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है सर, देखिए कैसे करेंगे इसको, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का, अगर टोटल प्रेशर के बारे में सर जब भी पूछता है तो टोटल प्रेशर क्या होता है, दैट इज PA प्लस PB होता है या नहीं होता, बिल्कुल, अब देखो PA प्लस PB होता है, तो टोटल प्रेशर बोले तो सर P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है, अब अगर आप सोल्यूशन अगर इसके वहां जाएंगे अपन, अगर इसमें देखेंगे तो आपको कहीं भी आपको वो नहीं देखने को मिलेगा, अच्छा एक मिनट, PA एंड PB क्या दे रखा है, वे यही दे रखा है P0A, देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, देखो कैसे, देखो PA एंड PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, तो जो P0A और P0B होता है वही PA PB दे रखा है, इसका मतलब टोटल प्रेशर क्या होगा सर, PA XA प्लस XA प्लस PB XB, क्लियर है सर, क्यों P0A क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है प्योर लिक्विड A एंड B का PA और PB है, नॉट P0A P0B, क्लियर है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है सर, और मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है, A का, तो B का मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा, ठीक है सर, तो XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होगी बच्चा पार्टी, सर 1, तो XB की वैल्यू रख दो कितनी, 1 माइनस XA, सर रख दी, क्लियर है, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा सर, PA XA या KA प्लस PB 1 माइनस XA, पुट इट, इसको सबको बैलेंस कर लो, PA XA तो ये आ गया, PB इधर से आ गया प्लस XA दोनों में कॉमन आ गया यहां से PA पॉजिटिव माइनस PB, P0 क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही प्योर का PA और PB दे रखा था, प्योर फेज का PA और PB दे रखा था, तो टोटल हो गया PB प्लस KA PA माइनस PB, KA PA माइनस PB, का ये PA माइनस PB, आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है बच्चों, नॉट क्यों नहीं लिया, क्योंकि सर नॉट दिया ही नहीं था, क्वेश्चन में दे रखा है कि PA और PB प्योर वेपर फेज के अंदर, प्योर कंपोनेंट के अंदर वेपर फेज PA और PB है, तो राउल्ट्स के अंदर जो अपन लगाते हैं P0A XA की जगह मैंने PA लिख दिया, जो क्वेश्चन में गिवन था उसको सॉल्व कर लिया और देखा ऑप्शन नंबर डी इज द टोटल, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, नीट 2012 के अंदर, ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, अ सॉल्यूशन हैज 1:4 ऑफ पेंटेन एंड टू हेक्सेन, ये रेशियो दे रखा है 1:4 रेशियो दे रखा है पेंटेन और हेक्सेन का, ठीक है, अब क्या दे रखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 400 mm ऑफ Hg फॉर पेंटेन एंड 120 mm Hg फॉर हेक्सेन, मोल फ्रैक्शन पूछा है किसका, आपको वेपर फेज में पेंटेन का, वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछा है पेंटेन का, क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है नहीं, सॉल्यूशन के अंदर पेंटेन और हेक्सेन का रेशियो 1:4 दे रखा है, अब देखो गिवन क्या है, ये देखो गिवन क्या क्या है वो लिख लो यहां पर, देखो गिवन है आपको सबसे पहले पेंटेन का और हेक्सेन का जो रेशियो है वो दे रखा है बच्चों, क्या 1:4 दे रखा है या नहीं दे रखा है, चेक करिए, बिल्कुल सर दे रखा है, कोई भी डाउट नहीं, प्योर फेज के अंदर जो आपका प्योर फेज के अंदर पेंटेन का, यहां लिख लो पेंटेन का, प्योर फेज के अंदर पेंटेन का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो कितना दे रखा है 400 mm ऑफ Hg, कितना दे रखा है 400 mm ऑफ Hg, और प्योर फेज के अंदर हेक्सेन का क्या दे रखा है बच्चा पार्टी, आपको दे रखा है 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, ये आपको गिवन है, ठीक है, अब क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, बट किस में, वेपर फेज के अंदर, मोल फ्रैक्शन पूछा है किस में, वेपर फेज के अंदर, तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन को अगर वेपर फेज में पूछा है, देखो बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन लिखो, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो किससे डिनोट करते हैं, Y से डिनोट करते हैं, किसको, Y से, तो Y ऑफ व्हाट, पेंटेन पूछा है ना, तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी वेपर फेज का, तो क्या करना है, उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है, पेंटेन का, और उसको किससे डिवाइड करना है, टोटल प्रेशर से डिवाइड करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, भाई वेपर फेज में कितना है, जो प्रेशर जो कंपोनेंट आपके वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं वही तो मोल फ्रैक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर फेज के अंदर, तो ये फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन अपॉन टोटल प्रेशर, ठीक है बच्चों, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ पेंटेन कैसे निकालेंगे, देखो चल, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इंटू P0
पेंटेन। बिल्कुल सर, कैसे पता चला? अरे पी ए क्या होता है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। उसी तरीके से व्हाट इज पी पार्शियल प्रेशर कितना होगा? प्योर फेज में जितना होगा उसको मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज पी टोटल? सर पी टोटल इज एक्सपी इंटू पी नॉट ऑफ पेंटेन प्लस एक्स हेक्सेन ऑफ पी नॉट ऑफ हेक्सेन इंटू पी नॉट ऑफ हेक्सेन। बिल्कुल, जो भाई राउल्ट्स लॉ था वो लगा दिया सर ने। ठीक है, क्लियर है। अब देखो गिवन क्या था आपको? मोल फ्रैक्शन, मोल ऑफ पेंटेन अपॉन मोल ऑफ हेक्सेन कितना गिवन था? 1:4 गिवन था। क्लियर है। तो अगर मैं इससे निकालना चाहूं तो अगर मैं मोल ऑफ पेंटेन एक्स मान लूं या ए मान लो, एक्स तो ऑलरेडी है ना, ए मान लो, और मोल्स ऑफ हेक्सेन मान लो 4a मान लिया। अरे क्योंकि रेशो गिवन है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा? सर मोल्स ऑफ पेंटेन अपॉन टोटल मोल्स, दैट इज पेंटेन और हेक्सेन का टोटल मोल कर लो, दैट इज ए अपॉन ए प्लस 4a। करो कैलकुलेट, कितना आ गया? 1/5 आ गया या नहीं आ गया? अगर 1/5 आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेक्सेन कितना आएगा? 1 - 1/5 कर लो, या दोबारा इस मेथड से कर लो, 4/5 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल, ये दोनों वैल्यूज को इस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आइए करते हैं। तो वेपर फेज के अंदर पेंटेन का जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे निकालते हैं अपन बच्चों? सर सबसे पहले क्या करना है आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन दैट इज 1/5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है? प्योर फेज में पेंटेन का प्रेशर कितना गिवन है प्योर फेज के अंदर? 400। तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया सर, 400 से मल्टीप्लाई अपॉन देखो एज इट इज ये 1/5 इंटू 400 प्लस हेक्सेन का कितना आया था मोल फ्रैक्शन? 4/5, और हेक्सेन का वेपर प्रेशर प्योर फेज में कितना गिवन है आपको? 120 mm ऑफ Hg। तो यहां रख दो 120, लिख दिया सर आपने। करो कैलकुलेट, 5 1 5 5 8 80 आ गया। ये 5 1 5 5 8 ये भी 80 आ गया। इसको कैलकुलेट कर दो, 5 1 5 ये कितना आ गया? 5 1 5 5 2 10 5 4 24। कैलकुलेट करो कितना आएगा प्रेशर? सर 80 अब ऊपर आ गया। ये क्या हो गया? 80 प्लस 24 इंटू 4 कितना हो गया? चेक करिए कितना हो गया? 4 4 16 96 कितना हो गया? 80 अपॉन 8 और 8 16 6 176। ठीक है, ठीक है, करो कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 400 ही दे रखा था ना पेंटेन का। हाँ ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे 400 और 120 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर आंसर। इसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा, इजी है। तो वेपर फेज के अंदर कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन? क्लियर है। किसी भी कंपोनेंट का अगर वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उस कंपोनेंट का प्रेशर निकाल लो और उसको किससे डिवाइड कर दो? टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? वेपर फेज के अंदर अपना मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ये कैसे पता चल रहा सर आपको? क्योंकि वही कंपोनेंट जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट अगर निकालना है वेपर फेज के अंदर तो उस कंपोनेंट का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर ही क्या होगा? मेरा मोल फ्रैक्शन होगा इन वेपर फेज। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू 400 या जो भी वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। आई थिंक आपको क्लियर है ये। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक है अपना वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो वेंट ऑफ फैक्टर को किससे लेटर से डिनोट करते हैं? सर आई से डिनोट करते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? इट इज बेसिकली द रेशो। एक ये रेशो है, किस किस का रेशो है? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आई जो होता है एक रेशो है किसका? सर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है बच्चों? दिस इज आई वेंट ऑफ फैक्टर। और किसे डिनोट करते हैं? नॉर्मल। इसको और किस डेफिनेशन है? नॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन अबनॉर्मल। एबनॉर्मल बोले तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से जो मॉलिक्यूलर मास कम या ज्यादा होता है उसको अबनॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो अगर मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर मेरी जो तीसरी डेफिनेशन है इससे अपन ज्यादा यूज करेंगे तो दैट इज आई इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर
डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर। ये तीन डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे मैं आपको पहला केस बताता हूं, केस 1 एसोसिएशन का। केस 1 है अपना एसोसिएशन, या पहला केस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल डिसोसिएशन, ठीक है। केस 1 डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन मतलब डिसएसोसिएट होना, टूटना। मान लो कोई भी अगर मेरा मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल AN, वो डिसएसोसिएट होता है, टूट जाता है Na+ आयंस में, ठीक है। अब इस केस में वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो इनिशियली मोल्स इसके मान लेते हैं 1 t=0 पे, और इसके कितने होंगे मोल्स? सर 0। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी t टाइम पे मान लेते हैं इसका अल्फा मोल्स कम हो गया, तो जितना इसका अल्फा मोल कम होगा उतना इसका अल्फा मोल्स A+ आयंस का बढ़ जाएगा। तो अगर Na+ आयन है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे या नहीं कर देंगे? बिल्कुल। अब इस केस के अंदर वेंट ऑफ फैक्टर की अगर मैं वैल्यू निकालूं I की, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना आ गया? 1 - अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितने मोल्स थे? सर 1 + 0। कैलकुलेट करो कितना आ गया I की वैल्यू? सर I की वैल्यू आ गई 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो n - 1। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, या दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सर ये अल्फा क्या चीज है? अल्फा को बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चा क्या बोलता है? डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, ठीक है। इक्विलिब्रियम में ये रिपीट कराऊंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन नहीं है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमेशा अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? कि कोई भी पार्टिकल 100% डिसोसिएट हो रहा है। इफ नॉट गिवन अल्फा की वैल्यू तो क्या मानना है बच्चा पार्टी? हमेशा अल्फा की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो क्या माननी है? अल्फा की वैल्यू 1 माननी है। क्लियर है? एग्जाम्पल KCl ले लो। KCl किस में डिसोसिएट होता है? सर KCl किस में डिसोसिएट होता है? K+ + Cl-। तो इस केस के अंदर चेक करो n की वैल्यू कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 आयन में डिसोसिएट हो गया, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? चेक करो इस केस के अंदर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I = 1 + अल्फा 2 - 1, क्योंकि 2 आयन में डिसोसिएट है, 1 और 1 2, तो कितना हो गया? 1 + अल्फा हो गया। ठीक है बच्चों, I की वैल्यू 1 + अल्फा हो गई। ये था केस 1। अब बात करते हैं केस 2 एसोसिएशन की। हेडिंग डालिएगा, वेंट ऑफ फैक्टर निकाल के दिखाता हूं। केस 2 इन केस ऑफ एसोसिएशन। भाई एसोसिएशन हो रहा है तो कैसे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अपन निकालते हैं? जस्ट उल्टा है, अगर डिसोसिएशन होता है तो AN किस में डिसोसिएट होगा? Na+ आयंस में। अब एसोसिएशन के अंदर क्या होगा? एसोसिएट होंगे मतलब जुड़ेंगे। Na+ आयन सारे जुड़ के कितने क्या मॉलिक्यूल बना लेंगे? AN बना लेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो एट t = 0 इसका कितना मोल है? 1 है। इसका कितना मान लो? सर 0 है। तो t सेकेंड पे, t टाइम पे, तो कितना हो जाएगा? ये कम हो जाएगा कितना? 1 - अल्फा कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? चेक करो। और ये कितना बन जाएगा? अल्फा/n बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? क्लियर है? अगर ये अल्फा कम होगा तो अल्फा/n बन जाएगा। इस केस के अंदर अगर मैं I की वैल्यू निकालू वेंट ऑफ फैक्टर की, तो क्या होगी बच्चा? 1 + 0 वो 1। I की वैल्यू आफ्टर डिसोसिएशन कितना है? 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n अपॉन 1 + 0। चेक करिए, कोई भी डाउट है? नहीं सर। इस केस के अंदर I की वैल्यू अगर अपन कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लो, कितना आएगा? 1/n - 1। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द कंडीशन फॉर एसोसिएशन। ये एसोसिएशन में इस तरीके से होता है। क्लियर है? चेक कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, एसोसिएशन में इस तरीके से करेंगे। अब I की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? देखो I की वैल्यू या तो 1 हो सकती है वेंट ऑफ फैक्टर की, या I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, या I की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। अगर I की वैल्यू इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू 1 है तो ना तो एसोसिएशन होगा, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ना एसोसिएशन होगा, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, अगर 1 से ज्यादा है I की वैल्यू, तो हमेशा क्या होगा बच्चों? सर डिसोसिएशन होगा। अभी देख लो, फॉर्मूला से पता चल जाएगा। इस केस में, फर्स्ट वाले केस में I की वैल्यू 1 प्लस समथिंग आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। भाई n कभी भी 0 तो हो नहीं सकता, या तो 1 हो गया या उससे ज्यादा होगा। नंबर ऑफ आयंस या तो 1 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, 0 तो कभी नहीं होंगे ना। तो I की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और I की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है इन केस ऑफ एसोसिएशन। ये 3 चीजें और नोट कर लो। डिसएसोसिएशन, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये था अपना वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, करना चाहेंगे अपन सब। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फा। अगर वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर गिवन है, अगर क्वेश्चन में अगर आपको वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर कितनी गिवन है? I की वैल्यू गिवन है। अब देखो BaNO3 बेरियम
NO3 होल ट्वाइस। अगर ये I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आ रही है तो डिसोसिएट होता है। आइए डिसोसिएट कीजिए। ये किस में डिसोसिएट होंगे? अपने आयंस में, Ba+2 आयन और NO3 माइनस आयन में डिसोसिएट होगा। कितने? 2। बैलेंस कर लो। कर लिया सर। इनिशियली इसके कितने मोल्स होते हैं सर? 1 मान लो सर। इसके कितने होंगे बच्चा पार्टी? 0। इसके कितने होंगे? 0। अगर ये अल्फा कम हो रहा है तो ये अल्फा बनेगा, और ये कितना बनेगा? 2 अल्फा बनेगा या नहीं बनेगा? चेक करो। बिल्कुल। अब इस केस में अगर मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूंगा बच्चों, तो क्या आएगी? आई इज इक्वल टू आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा? इन तीनों का सम 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। और बिफोर डिसोसिएशन क्या होगा सर? 1 प्लस जीरो। अगर क्वेश्चन में बिफोर डिसोसिएशन भी कोई वैल्यूज गिवन है तो वो 0 की जगह वो डाल लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। 1 प्लस जीरो। चेक करो, ये कटम कुट्टी हो गई। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 2 अल्फा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 2.74 गिवन है। लिख दो 2.74 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? सर 1.74 आ गई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से डिवाइड कर दो, 0.8, और ये कितनी आ गई? 7। तो दिस इज माय अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। चेक कीजिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे ना सब बच्चे। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो बता दीजिएगा। ठीक है। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें ये वेंटो फैक्टर अपने काम आएंगे। तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है तो वो मैं दिखा देता हूं आपको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका आता है पहला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। पर वेंटो फैक्टर के कारण इसके फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा वो मैं बताना चाहता हूं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी। ठीक है। RLVP भी बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी बताया था फॉर्मूला क्या होता है सर? P0A माइनस PA या PT लिख लो अपॉन P0A। क्लियर है? PT PA के बराबर होगा जब PB 0 होगा। बिल्कुल। ये किसके बराबर बताया था मैंने? काई बी के बराबर बताया था। बस अगर वेंटो फैक्टर की फैक्टर में आ जाएगा तो आई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर है? ठीक है। अगर वेंटो फैक्टर नहीं आएगा तो आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट है किसी बच्चे को? पहला आ गया क्लियर? ओके सर। दूसरा, सेकंड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब भी कोई सॉल्यूट पार्टिकल अगर डलता है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर, जहां सॉल्वेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेगा। क्या करेगा? बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करेगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल। क्योंकि वो भाई बॉइलिंग कब होगी? जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो क्या होगा बच्चों? जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल गिरता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल अगर गिरेगा सॉल्यूशन के अंदर तो वो वेपर प्रेशर को कम करना चाहेगा। क्यों सर? क्योंकि डेफिनेटली वो एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा। तो अगर वो वेपर प्रेशर को कम करना चाहेगा तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ना पड़ेगा। क्यों? बॉइलिंग होने के लिए, क्योंकि उसको 1 atm तक तो पहुंचना ही है ना। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है? एलिवेशन होता है बच्चों। क्या होता है? एलिवेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, आप सबको याद होगा, डेल्टा टीबी। एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट, क्या होगा? बढ़ गया। कितना? पहले अब बढ़ गया किससे? प्योर कंपोनेंट से। तो ये होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। ये क्या है? मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चा पार्टी? डेल्टा टीबी किस पे डिपेंड करता है? मोलैलिटी पे डिपेंड करता है बच्चों। क्या डिपेंड करता है? मोलैलिटी, स्मॉल m। क्लियर है? बिल्कुल। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाता है? याद होगा केबी इंटू एम। ये फॉर्मूला आपको याद होगा सब बच्चों को, केबी इंटू एम। और अगर वेंटो फैक्टर पिक्चर में आता है तो आई से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेंटो फैक्टर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? इसके अंदर टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। और टीबी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है। कोई भी डाउट है? ये एम क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला पता ही आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट। ये क्या होता है? मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी। ठीक है बच्चों? जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये यहां रख देंगे। केबी को क्या बोलते हैं? केबी को बोलते हैं क्या? केबी की वैल्यू नाम क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोलल कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट, ये तो दूसरा था, तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या पढ़ेंगे अपन? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा पढ़ेंगे डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है इन केस ऑफ अगर मैं कोई सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रिशिएट होता है। तो डेल्टा टीएफ बोलते हैं, डेल्टा टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ भाई, प्योर फेज से कम हुआ सोल्यूशन का, तो ऐसे याद कर लो, प्योर फेज से कम हुआ सोल्यूशन का। तो टीएफ नॉट प्योर फेज का होता है, मतलब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का होता है, ठीक है, प्योर, और टीएफ किसका होता है, सोल्यूशन फेज के अंदर होता है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ भी किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, हमें वही मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज केएफ इंटू एम। एम क्या हुआ, वही मोलैलिटी। इस केस में भी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे, एसोसिएशन की बात करेंगे, तो वेंटो फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे। क्लियर है बच्चों, यहां पर एम क्या हो गया, वही मोलैलिटी, क्या हो गया बच्चा, मोलैलिटी, ठीक है। और केएफ क्या हो गया, ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको और क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है यहां तक, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ऑस्मोसिस, फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाऊंगा। देखो ऑस्मोसिस मैंने आप सब बच्चों को वैसे भी बता रखा है, फिर भी रिपीट करते हैं। देखो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। समझ में नहीं आया, अब देखो ये एक सोल्यूशन लिया मैंने ए, ठीक है, इस ए सोल्यूशन के अंदर दो पार्टिसिपेशन किए मैंने, ये क्या बनाई, रेड कलर की बनाई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पूरे में मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल कम है या नहीं है, देखो इधर सॉल्यूट पार्टिकल कम है, सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है, तो इधर इस केस के अंदर देखो, इस केस के अंदर जो होगा, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या नहीं होगी, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी हाई होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। और यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कम होगा क्योंकि सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्यूशन के अंदर। तो जब भी सॉल्वेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, मतलब किस डायरेक्शन में, देखो एरो बना रहा हूं, इस डायरेक्शन में, जब भी सॉल्वेंट अपने क्या होता है बच्चों, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। फिर रिपीट कर रहा हूं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो अब जैसे जैसे यहां से ये A1, ये मान लेता हूं फॉर एग्जांपल, ये A1 सेक्शन है, ये A2 सेक्शन है, A1 सेक्शन से जैसे A2 में सॉल्वेंट मूव करेगा तो यहां का जो वॉल्यूम है वो कम होगा और यहां का वॉल्यूम बढ़ेगा, इस तरीके से। तो ऐसे मूवमेंट होगा या नहीं होगा, समझ में आया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ये पिक्चर में आ जाएगा, ये वाली पिक्चर आ जाएगी, बी पिक्चर अपने समझ में आ गई या नहीं आ गई, चेक करो, ठीक है। अब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर, जैसे ही बच्चों देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं इस पॉइंट पर कोई प्रेशर लगाता हूं जिससे ये मेरा ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो जस्ट स्टॉप हो जाए, मतलब प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट साइड, किस साइड पे, जहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहा है, तो यहां पर मैं ऐसा प्रेशर लगाऊं, मान लेते हैं पाई, जिससे ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट पार्टिकल का जस्ट स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर दैट अवॉइड ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोसिस क्या होता है वो भी समझ में आ गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, सर ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन द अदर साइड वेयर कॉन्सेंट्रेशन जहां हो रही है, बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वहां जो प्रेशर लगा रहा हूं, द प्रेशर विच इज यूज्ड टू अवॉइड ऑस्मोसिस। लिख लो, प्रेशर टू अवॉइड ऑस्मोसिस। बस इतना ही थ्योरी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, प्रेशर टू अवॉइड ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई ये मूवमेंट था, ये यहां पर वॉल्यूम बढ़ा, तो यहां पर मैं प्रेशर लगा रहा हूं, अगर फॉर एग्जांपल इतना प्रेशर लगा रहा हूं बस कि ये मूवमेंट स्टॉप हो जाए, यहां लिख लेना, ये नो मूवमेंट स्टॉप, मूवमेंट क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, जस्ट स्टॉप हो जा रहा है, जस्ट लिख लो, जस्ट स्टॉप, ठीक है। अगर अब मैं पाई से ज्यादा, अगर मैं जैसे ही स्टॉप हो गया उस पॉइंट पर जो प्रेशर लगा रहा हूं वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो उल्टे डायरेक्शन में रिवर्स ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब ऑस्मोसिस के लिए अपन को क्या पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है बच्चों वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
सॉल्वेंट पार्टिकल, भाई कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है सर, कॉन्सेंट्रेशन को सी बोल दीजिए और आर इंटू टी लगता है, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। और वेंटो फैक्टर अगर इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने तो आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सर यहाँ पर सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को क्या मैं मोलैरिटी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, मोलैरिटी। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। यहां पर आर क्या है बच्चों, आर है सर गैस कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या लेनी है, 0.0821 वाली लेनी है। क्यों सर, क्योंकि टेम्परेचर किस में लेने वाला हूं मैं, केल्विन में लेने वाला हूं। टेम्परेचर किस में लेने वाला हूं, केल्विन में। और इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकल के आता है वो किस में आता है, एटीएम में। तो इसमें एटीएम वाली यूनिट लेते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया है, नॉट 25/3। कैलकुलेशन पर्पस के लिए 1/12 भी ले सकते हो इसको, ठीक है। दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई भी डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने ट्राई किया आपको अच्छे से समझाने की, आई होप क्लियर है। फिर भी क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब देखो एक और कंपैरिजन समझाना चाह रहा हूं आपको। क्या कंपैरिजन है बच्चों, कि अगर मैं मान लो दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है या सॉल्यूशन 1 है और एक है सॉल्यूशन 2। अगर सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर है। दूसरा केस मान लो पाई 1 ज्यादा है पाई 2 से, और तीसरा केस पाई 1 क्या है, कम है पाई 2 से। तो तीनों केस के अंदर क्या क्या इसको बोलते हैं, अगर दो सॉल्यूशन जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं बच्चों आइसोटोनिक। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे। अगर पाई 1 ग्रेटर है तो जो वैल्यू बड़ी होती है तो सॉल्यूशन 1 जो होगा मेरा क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, भाई वैल्यू ज्यादा तो वो हाइपर हो जाता है, हाइपरटोनिक, ठीक है। और 2 क्या होगा, हाइपोटोनिक। 2 क्या होगा, हाइपोटोनिक। क्लियर है। इस केस में क्या होगा बच्चा, 1 हाइपो होगा, 1 हाइपो होगा क्योंकि वैल्यू कम है, हाइपोटोनिक। और 2 क्या होगा, ज्यादा वैल्यू के होने के कारण हाइपरटोनिक। क्लियर है बच्चों, कोई भी डाउट है, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। तो ये क्लियर है अभी तक। तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशन।